हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी स्टडी बहुत अच्छे से करी है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने उसके सॉल्व किए थे। आज हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना सीखेंगे, यानी कि किसी रिलेशन के लिए क्लोजर को हम जानेंगे कि रिलेशन का क्लोजर क्या होता है, कैसे हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लोजर हमारा किसी रिलेशन के लिए क्या होगा। क्लोजर की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि कोई रिलेशन आपको दिया है किसी सेट के ऊपर R, और वो रिलेशन हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता है। मान लो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रखता है, मान लो वो सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो हम वहाँ पर उसके क्लोज रिलेशन बनाते हैं, कोई दूसरा रिलेशन क्लोज बनाते हैं जो आर के क्लोज होगा काफ़ी, और वो इस तरीके से क्लोज होगा कि जो प्रॉपर्टी आर नहीं रखता है वो एस रखेगा। और किस प्रकार से रखेगा कि जो एस आपने रिलेशन बनाया है उसका सबसेट बनेगा आर। ठीक है, तो इस केस में जो आपने रिलेशन नया डिफाइन किया है, जो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, वो हमारा क्लोजर रिलेशन का कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है कि आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, एंड आर मे और मे नॉट हैव सम प्रॉपर्टी पी, और वो प्रॉपर्टी पी रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकती है, ट्रांजिटिव। हमने मान लिया कि कोई इनमें से प्रॉपर्टी वो नहीं रखता है। सपोज दैट इफ देयर इज ए रिलेशन एस, वहाँ पर फिर हमने एक रिलेशन एस को हमने डिफाइन किया विद प्रॉपर्टी पी, जो इन प्रॉपर्टी को रखता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को रखता है, और इस प्रकार से रखता है कि जो आर रिलेशन है वो एस का सबसेट बनता है। आर जो रिलेशन है एस का क्या बने, सबसेट बने, यानी कि एस जो है वो आर को कंटेन करे। कंटेन करने का मतलब उसका सबसेट हो आर। तो इस केस में जो हमारा ये एस सेट बनता है, यही हमारा रिलेशन आर के लिए क्लोजर कहलाता है। और ये एस जो हमने सेट बनाया है, ये प्रॉपर्टी पी को रखने वाला और आर को कंटेन करने वाला, ठीक है, एक रिलेशन ही होता है। और इस रिलेशन को हम इस आर रिलेशन के लिए क्लोजर बोलते हैं, क्लोजर ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ रिलेशन को सिंपली आप समझिए, अगर कोई रिलेशन मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के लिए कुछ पेयर्स, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं रिलेशन में। तो एक नया रिलेशन बन के आता है जिसको हम एस का नाम देते हैं। तो इस केस में जो आपने कुछ पेयर्स को ऐड करके, कुछ एलिमेंटों को ऐड करके रिलेशन में उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बनाया है, तो वो हमारा क्लोजर कहलाता है, उस रिलेशन जो हमें आर दिया होता है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले इसमें होता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए मैंने मान लिया कि आर कोई रिलेशन है सेट ए के ऊपर, एंड आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव हम कब बोलते हैं, जब ए जो है ए के ही साथ रिलेट कर जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में, तो तब हम बोलते हैं आर रिफ्लेक्सिव है। मतलब जो पेयर होता है ए कोमा ए, सभी एलिमेंटों के लिए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आर एक ऐसा रिलेशन है ए के ऊपर जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिंपल सी बात है, कोई पेयर जो है डायगोनल रिलेशन वाला वो नहीं रखेगा, और डायगोनल रिलेशन वाले पेयर्स को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये डेल्टा हमारा एक ऐसा सेट है, मान लो ए सेट है कोई, ए में हमारे दो एलिमेंट है ए कोमा बी, तो इस डेल्टा में बिलोंग करेगा हमारा ए पेयर ए के साथ रिलेट होकर के, और बी पेयर बी के साथ रिलेट होकर के। तो डेल्टा एक ऐसा सेट है जिसमें सभी एलिमेंट खुद के साथ में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका मतलब सभी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेंगे, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसमें से कोई एक ऐसे एलिमेंट होगा जो खुद के साथ रिलेट नहीं करेगा। वही यहाँ पर बताया गया है, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है कि सम पेयर ऑफ डायगोनल रिलेशन डेल्टा आर नोट इन आर। इनमें से कोई पेयर, कोई एलिमेंट जो डेल्टा का है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, इसी वजह से हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह रहे हैं। अब इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने क्या किया,
इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमने एक R1 रिलेशन को डिफाइन किया। इस R के साथ में जो R रिलेशन हमें दिया है रिफ्लेक्सिव जो नहीं है, उसके साथ में इस डेल्टा सेट को हमने यूनियन कर दिया, मतलब R का यूनियन डेल्टा सेट के साथ हमने किया, तो हमें एक रिलेशन मिला R1, और इस R1 रिलेशन को ही हम R रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव क्लोजर का नाम देंगे। तो ये जो R1 रिलेशन है इसको हम क्या नाम देंगे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोलेंगे रिलेशन R के लिए, ठीक है। और ये जो R1 हमारा होता है ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा जिसका R सबसेट बनेगा, मतलब R1 का सबसेट होगा हमेशा R, और ये स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा जो कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं था, उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उसमें हमने डेल्टा का यूनियन R के साथ किया, तो R1 रिलेशन बनाना आया, और इस R1 रिलेशन को ही हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर R के लिए कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमने कि A सेट है हमारा A B C जिसमें 3 एलिमेंट है, और R एक हमारा सेट है जिसमें हमारे 3 एलिमेंट है A B B C। ऑब्वियसली ये रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A पेयर तो बिलोंग करता है, लेकिन ना तो B पेयर इसमें बिलोंग करता है, ना C पेयर इसमें बिलोंग करता है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी पेयर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए सभी पेयर खुद के साथ में रिलेट होने चाहिए, मतलब सभी पेयर खुद के साथ रिलेट होकर के वो रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव क्लोजर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम R का यूनियन डेल्टा के साथ करते हैं, है ना। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक ऐसा सेट है जिसमें वे सभी एलिमेंट बिलोंग करेंगे जो खुद ही के साथ रिलेट होंगे, यानी कि A एलिमेंट जाएगा इसमें, B एलिमेंट जाएगा इसमें, और C एलिमेंट जाएगा इसमें। ये डेल्टा होता है। R आपको गिवन है, देयरफॉर तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हम यहाँ पर बना सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर, और रिफ्लेक्सिव क्लोजर होता है R1, और R1 की डेफिनेशन होगी R का यूनियन इस डेल्टा सेट के साथ। अगर R का यूनियन आप डेल्टा सेट के साथ करें तो R के एलिमेंट ले लेते हैं A B और B C, ये तो हो गए R के एलिमेंट। यूनियन हम करेंगे डेल्टा के साथ, तो A डेल्टा में होता है, B डेल्टा में होता है, और C डेल्टा में होता है। और यूनियन में आप जानते हैं जब दो सेट का यूनियन करते हैं तो एलिमेंट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। A दोनों में है, इसमें जाएगा, A B आ जाएगा, और ये हमारा B भी इसमें आएगा, साथ में हमारा B C भी इसमें आएगा, साथ में हमारा C भी इसमें आएगा। तो टोटल ये हमारे 5 एलिमेंट्स इस R1 रिलेशन में आएंगे। और इस रिलेशन को अगर देखें, इसमें सभी पेयर आ गए, A के साथ आ गया, B के साथ, और C के साथ, यानी कि 3 एलिमेंट A में थे और तीनों के लिए सभी एलिमेंट खुद से रिलेट हो गए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाता है। और ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है इसको हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोलते हैं फॉर द रिलेशन R। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक क्लोजर के लिए। सिमेट्रिक क्लोजर में भी हम मान के चलते हैं कि जो R रिलेशन है वो A के ऊपर डिफाइन है और वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो हम उसका सबसे पहले तो R इनवर्स फाइंड करेंगे, है ना। R इनवर्स जो कि R रिलेशन का इनवर्स रिलेशन होगा उसी सेट के ऊपर। तब हम यहाँ पर सिमेट्रिक क्लोजर को फाइंड कर सकते हैं। सिमेट्रिक क्लोजर जो कि R स्टार से डिफाइन होगा। और ये जो सिमेट्रिक क्लोजर R स्टार है इसकी डेफिनेशन हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी कि हमें R का यूनियन R इनवर्स के साथ करना है, ठीक है। यदि हम R का यूनियन R इनवर्स के साथ करें तो एक नया रिलेशन बन के आएगा R स्टार, है ना। ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। R रिलेशन जो है वो तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन हमने इस R से एक R स्टार रिलेशन बनाया R का यूनियन R इनवर्स के साथ करके, तो हमारा रिलेशन बना R स्टार, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये इस तरीके से सिमेट्रिक होगा कि यहाँ पर R स्टार को हम R के लिए सिमेट्रिक क्लोजर का नाम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक R रिलेशन दिया है, एक सेट S दिया है, S सेट के ऊपर ये R रिलेशन डिफाइन है, तो उसका हमें सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा R इनवर्स। R इनवर्स का मतलब होता है जो R में पेयर्स है उनको उल्टा करके हमें लिखना है। 1 2 को हम 2 1 कर देंगे, 4 3 को 3 4 कर देंगे, 2 2 को 2 2 ही रहेगा, 2 1 को 1 2 कर देंगे, एंड 3 1 को 1 3 कर देंगे, ठीक है। तो R हमारे पास है, R इनवर्स हमारे पास है, देयरफॉर
सिमेट्रिक क्लोजर हम बना सकते हैं यहाँ पर। सिमेट्रिक क्लोजर हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आर स्टार का नाम देंगे, जो होगा आर यूनियन आर टू दी पावर -1 के बराबर। यानी कि आर का यूनियन आर इनवर्स के साथ कर देना है। यूनियन में आप जानते हैं एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं 1-2 पेयर सेट में आर में है और 2-1 हमारा आर इनवर्स में है, तो दोनों को एक साथ लिखा। 4-3 पेयर आर में है, 3-4 हमारा आर इनवर्स में है, सेट में आ जाएगा। 2-2 पेयर दोनों में है, तो एक बार उसको लिख सकते हैं। 2-1 पेयर और 1-2 पेयर एक साथ आ जाएंगे। 2-1 1-2 हमारे ऑलरेडी आ भी चुके हैं, है ना। ये 2-1 1-2 ऑलरेडी हम लिख भी चुके हैं, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3-1 1-3 को लिख सकते हैं, 3-1 1-3, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है 1-2 2-1 और 4-3 3-4 और 2-2 3-1 1-3 ये एलिमेंट रखेगा। और ये आर स्टार जो हमने सेट बनाया है, ये एक ऐसा सेट है जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ए बी के साथ रिलेट करता हो तो वहाँ पर बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए। और इस बी ए को रिलेट कराने के लिए हमने आर इनवर्स फाइंड किया और उसका यूनियन कर दिया। आप देख सकते हैं अगर 1-2 सेट में है तो 2-1 भी सेट में है, 4-3 सेट में है तो 3-4 भी सेट में है, 2-2 ये तो सेट में होगा ही होगा, है ना। 3-1 सेट में है तो 1-3 भी सेट में, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को आर स्टार होल्ड करता है। और इसका मतलब यही हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक क्लोजर हो जाएगा इस आर रिलेशन के लिए। लास्ट हमारा होता है ट्रांजिटिव क्लोजर, है ना। ट्रांजिटिव क्लोजर अगर कोई आर रिलेशन है और वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम एक नया रिलेशन फॉर्म करते हैं, जिसको हम आर प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। एक नया रिलेशन फॉर्म करते हैं जो कि हमारा आर प्लस होता है। और आर प्लस में हम क्या करते हैं कि आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर की पावर 3 डॉट 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 आर की पावर m तक जो रिलेशन बनेंगे उन सब का हमें यूनियन करना है। और m क्या होगा यहाँ पर? m होगा सेट ए की कार्डिनलिटी, मतलब जितने एलिमेंट्स हमारे ए में होंगे उतने ही हमें यूनियंस रिलेशंस के करने होंगे। मतलब अगर 3 सेट हमारे ए में हैं तो हमें आर फाइंड करना है, आर स्क्वायर आर की पावर 3, इन सब का यूनियन कर देना है। तो जितने एलिमेंट ए में होंगे उतने ही हमें ये आर स्क्वायर आर की पावर 3 वहाँ तक जाना होगा। अगर m एलिमेंट है तो आर की पावर m तक फाइंड करना होगा, है ना। अगर 4 एलिमेंट है तो आर की पावर 4 तक फाइंड करना होगा, 5 है तो आर की पावर 5 तक, और उन सभी रिलेशंस का यूनियन करना होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आर प्लस यानी कि ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आर प्लस सेट आएगा ये हमेशा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है उसको हम ट्रांजिटिव बना सकते हैं, किस फॉर्म में? आर प्लस की फॉर्म में। एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मैंने मान लिया कि ए सेट है हमारा, ए सेट में यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ए सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। और आर एक रिलेशन हमें गिवन है इस तरीके से। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है ना। अब हम इसका ट्रांजिटिव क्लोजर बनाएंगे और ट्रांजिटिव क्लोजर का नोटेशन होता है आर प्लस। आर प्लस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे ए में 4 एलिमेंट है, यानी कि हमें फाइंड करना होगा आर स्क्वायर आर की पावर 3 आर की पावर 4। आर की पावर 4 तक हम फाइंड करेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है और इन सब रिलेशन का यूनियन बना देंगे। तो आर की पावर 4 तक फाइंड करने के लिए आपको पता है हम कंपोजिशन रिलेशन का यूज करेंगे। अगर आपको आर स्क्वायर कर निकालना है तो आर स्क्वायर का मतलब है आर का कंपोजिशन आर के साथ, यानी कि आर को 2 बार लिख लेते हैं, है ना। आर एक बार 1 2 पेयर आएगा, 2 3 पेयर आएगा और 3 4 पेयर आएगा। दूसरा रिलेशन फिर से यार 1 2 पेयर आएगा, 2 3 पेयर आएगा, 3 4 पेयर आएगा। अब हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है। आर स्क्वायर का मतलब होगा आर की कंपोजिशन आर के साथ। वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाली ही इसमें कंडीशन होती है कि पहला पेयर आर में हमारा 1 2 है ना, 1 2, इसका जो एंडिंग एलिमेंट है 2 है। अब आपको दूसरे आर सेट में देखना है 2 से एलिमेंट शुरू होने वाला, दूसरे सेट में 2 से एलिमेंट शुरू होने वाला है 2 3, तो 2 3 को इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो 2 है ये एलिमिनेट हो जाता है
और 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा, जिससे आपको 1 3 एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ही ऊपर वाले सेट में हमारा 2 3 है, ठीक है, 2 3 जो कि 3 पर एंड होता है। अब 3 पर शुरू होने वाला जो एलिमेंट है हमें दूसरे सेट में देखना है। 3 पर शुरू होने वाला एलिमेंट है 3 4, तो इस तरीके से 3 4 को लिखेंगे। मिडिल वाला एलिमेंट एलिमिनेट होगा और 2 का पेयर 4 के साथ बन जाएगा, तो 2 4 हमें एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आर स्क्वायर निकाला। फिर आगे हम देखें तो 3 4 एलिमेंट हमारा ऊपर वाले आर सेट में है ना, 3 4 एलिमेंट सेट में है। 4 से स्टार्ट होने वाला नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर और एलिमेंट हमारे आर स्क्वायर में बिलोंग नहीं करेंगे। ये हमारी आर स्क्वायर जो कि कंपोजिशन मैपिंग से निकाला है। कंपोजिशन मैपिंग का एक प्रीवियस मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया लेक्चर को, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख करके इसको समझें, क्योंकि तभी समझ में ये आएगा। अब हमें आर की पावर 3 फाइंड करना है। आर की पावर 3 फाइंड करने के लिए कंपोजिशन मैपिंग की डेफिनेशन मैंने बताई थी। अगर आपको आर और एस की कंपोजिशन निकालनी है, उसको हम एस ओ आर से डिनोट करते हैं। और एस ओ आर को डिनोट करने के लिए जो हमारा ये पहला सेट होता है एस, इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, पहले सेट को हम नीचे लिखते हैं, और ये जो बाद वाला सेट होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं। पहले सेट को नीचे लिखते हैं, बाद वाले सेट को ऊपर, और वही ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें होल्ड करनी होती है, जैसे कि हमने आर स्क्वायर में भी ऊपर बताया जस्ट। तो आर स्क्वायर के एलिमेंट लेंगे, आर स्क्वायर में एलिमेंट है 1 3 2 4। तो यहाँ पर जो पहला पेयर है 1 2 है, 1 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर 2 पर ये एंड है एलिमेंट, 2 पर शुरू होने वाला आर स्क्वायर में एलिमेंट देखना है। 2 पर शुरू होने वाला एलिमेंट है 2 4, जिसको उसके साथ इस तरीके से लिख देंगे हम 2 4। तो यहाँ पर ये 2 4 एलिमेंट तो आपका 2 एलिमेंट तो हाइड हो जाएगा, 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा, जिससे कि आपको आर की पावर 3 का पहला एलिमेंट मिल जाएगा 1 4, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें एलिमेंट डालेंगे। ऐसे ही हमने 2 का पेयर 3 के साथ है ना, इसका एंडिंग एलिमेंट 3 है। 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी पेयर नहीं आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट है 3 4, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसका मतलब आर की पावर 3 में इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। सेम तरीके से आर की पावर 3 को अगर यहाँ पर 1 4 लेते हैं तो आर की पावर 4 भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। 1 जो पेयर है वो 2 के साथ स्टार्ट होता है, 1 का पेयर जो है हमारा 2 के साथ एंड होता है, और 2 से स्टार्ट होने वाला आर की पावर 3 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ऐसे 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला R3 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। 3 4, 4 से स्टार्ट होने वाला R3 में कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। एम्प्टी सेट का मतलब आपका 5 सेट होगा, नल सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से पहले कंपोजिशन मैपिंग को यूज करते हुए आर स्क्वायर, आर की पावर 3, आर की पावर 4 ये सब निकाल लेंगे। फाइनली आपको ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए इन सभी सेट्स का यूनियन करना है, ठीक है। तो आर को लिखेंगे पहले, आर है हमारा 1 2 2 3 3 4। फिर यूनियन करना है आर स्क्वायर के साथ, तो यूनियन आर स्क्वायर में एलिमेंट है 1 3 2 4, 1 3 2 4। फिर यूनियन करना है आर की पावर 3 के साथ, इसमें एक एलिमेंट है 1 4। फिर यूनियन करना है आर की पावर 4 के साथ, जो कि एम्प्टी सेट है। तो इन सभी सेट्स का अगर यूनियन करें, यानी कि सारे एलिमेंटों को इकट्ठा कर दे, तो एलिमेंट्स हमारे आएंगे 1 2 2 3 3 4, 1 3 2 4 1 4, है ना। ये आपके 6 एलिमेंट आएंगे जो कि आर प्लस सेट को डिफाइन करेगा। और ये जो आर प्लस सेट हमारा आया है ये हमेशा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, है ना। ये सेट हमेशा हमारा किसको होल्ड करेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और जो आर रिलेशन हमें दिया था वो ट्रांजिटिव नहीं था, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, और इसको हम आर प्लस को ही आर का ट्रांजिटिव क्लोजर कहते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड करने का कंपोजिशन वाला मेथड। इसी ट्रांजिटिव क्लोजर को हम फाइंड करेंगे बाय द वार्शल एल्गोरिथम। वार्शल एल्गोरिथम जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी, और उससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। वो नेक्स्ट वीडियो होगी, और तब जाके आपका रिलेशन का पोर्शन ख़त्म होगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें फंक्शन।